इन लास्ट क्लास वी वर केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज ली चैटेलियस प्रिंसिपल। ली चैटेलियस प्रिंसिपल क्या होता है, तो वहां पे हमने सीखा कि जब भी इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ वो उस चेंज को न्यूट्रलाइज कर सके, उस चेंज को मिनिमाइज कर सके। तो हमने अलग अलग कंडीशन पे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट किया। तो बेटा सबसे पहले हमने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस किया, देन नंबर 2 हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम देखा, नंबर 3 इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी डिस्कस। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है यदि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिएक्शन में कैटलिस्ट काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस R gives us T and you are using a catalyst like that। तो कैटलिस्ट कुछ भी नहीं करता, इक्विलिब्रियम जल्दी ले आता है। मीन्स यदि मान लो रिएक्शन में पहले 10 मिनट लगता था इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, अब रिएक्शन में सिर्फ 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, इवन सेकेंड्स में लगेगा। तो कैटलिस्ट का क्या पर्पस रहता है, इट डिनोट चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा, केसी और केपी जो थे वही रहेगा, बट इट विल हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज देखें, जैसे ये टाइम है, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस। क्लियर। एक तरफ टाइम है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखो बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह से थी, डिक्रीज हो रही थी, और प्रोडक्ट की इंक्रीज थी, लाइक दैट। तो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। तो देखो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, लेट्स सपोज ये T1 टाइम है, बट जब आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम को पहले ही इंट्रोड्यूस करा देगा, लाइक दैट। कैटलिस्ट के केस में ये इक्विलिब्रियम पहले आ जाएगा। तो बताओ कम टाइम किस में लगा, कैटलिस्ट में, और ज्यादा टाइम किस में लगा, विदाउट कैटलिस्ट। गॉट इट। So if we talk about this curve, this is without catalyst। जब कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो इक्विलिब्रियम में ज्यादा टाइम लगेगा, बट जब कैटलिस्ट डाल के इक्विलिब्रियम लाएंगे तो कम टाइम लगेगा। तो दिस इज विथ कैटलिस्ट, दिस इज विथ कैटलिस्ट। बट देखो दोनों केसेस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी जिसपे इक्विलिब्रियम आ रहा था वो सेम है, यहाँ भी इतनी थी और यहाँ पे भी इसी रेंज में, बस फर्क किसमें हुआ, टाइम में। क्लियर। इसको नोट करें, catalyst will not affect the value of equilibrium constant। Catalyst will not affect the value of equilibrium constant, but it helps in attaining the equilibrium faster। But it helps in attaining the equilibrium faster। क्लियर। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता, बट इक्विलिब्रियम को जल्दी से ऑब्टेन कर लेता है। क्लियर। अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन करेंगे ली चैटेलियस प्रिंसिपल के, कॉमन क्वेश्चन। अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े, गेटिंग माय पॉइंट, जो भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनके कॉमन क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ठीक है। जैसे कंसिडर द रिएक्शन N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives us 2NH3 gaseous। N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। मान लो ये बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H का साइन नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज रिलीज। ठीक है। अब आपको पूछ लिया गया व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन फॉर
फॉरवर्ड शिफ्ट, कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट। अब आपको सभी की टर्म्स में बताना है, कॉन्सेंट्रेशन क्या रखना है, प्रेशर क्या रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है, लाइक दैट। तो इफ वी टॉक अबाउट फॉरवर्ड शिफ्ट, पहले बेटा हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, किसकी ज्यादा? एनीवन? फॉर सर फॉरवर्ड शिफ्ट रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की कम। रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की कम। वेरी गुड। रिएक्टेंट बढ़ेगा तो इसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, तो हमें इक्विलिब्रियम के लिए प्रोडक्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए N2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए। जितना ज्यादा N2 होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। फर्दर H2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए। बताओ NH3 की, NH3 की कम करेंगे या इंक्रीज? व्हाट कम अबाउट कर NH3? वेरी गुड, सर कम डिक्रीज। करेंगे। एग्जैक्टली, NH3 कम करेंगे इक्विलिब्रियम पे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 लाइक दैट। देन देखो नेक्स्ट, सेकंड, प्रेशर के टर्म में बताओ बेटा, प्रेशर कम रखना है कि ज्यादा? तो सर कम। सर कम। फॉरवर्ड के लिए सोचो सोचो। ज्यादा। तो ज्यादा। हाँ, ज्यादा सही है। वेरी गुड। वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। देखो कैसे, आपने डेल्टा एनजी नहीं निकाला, पहले डेल्टा एनजी निकालो। प्रेशर के लिए डेल्टा एनजी चेक करो कितना आ रहा है डेल्टा एनजी। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट, क्या बन गया ये? प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट 2 है और रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट है बेटा 4, 1 प्लस -2। वेरी गुड, -2। तो देखो डेल्टा एनजी नेगेटिव है। चेक करो कल जो हमने टेबल बनाई, तो जब डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए क्या करेंगे? प्रेशर को हाई करेंगे कि लो? हाई। फिर से सोचो। If delta engine is negative, then for forward shift, we have to decrease the pressure or increase the pressure. It should be high. Clear? We have to increase the pressure for forward shift. Clear? I think आप में से किसी ने हाई बताया था। यस सर। ओके ठीक है, हाई करेक्ट, गुड। डिक्रीज नहीं होगा बेटा। याद करो, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे प्रेशर कम होने लगेगा। इसी एग्जांपल से तो हमने समझा था कल। इस तरफ 4 पार्टिकल है, इस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, इस तरफ 2 पार्टिकल है तो प्रेशर कम होगा। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। तो डिक्रीज किस तरफ होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल कम। क्लियर? आई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड, टेम्परेचर की टर्म में ये कौन बताए? सर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। वेरी गुड, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो ये कैसे पता चला बेटा? डेल्टा एच के साइन से। क्लियर? डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने का मतलब यहाँ पे ये हीट रिलीज कर रही है, तो यदि इसमें से हीट निकाल लो, टेम्परेचर कम कर दो, तो ये फॉरवर्ड तरफ जाए। और यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और पहले से वो हीट रिलीज कर रहा है, उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप जब उल्टा काम करेंगे, मीन टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो एक्सोथर्मिक के लिए आपको टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कम करना होगा। नोट इट डाउन। फिर एक क्वेश्चन आप खुद से करके बताओ। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया कैसे तीनों केसेस की क्वेश्चन डील करते हैं? यस सर। प्रेशर, मोल, दैट इज concentration as well as temperature. So that is very important part. लिखें next question.
इस क्वेश्चन का आंसर करें। नेक्स्ट वन इज CaCO3 solid on heating gives CaO solid plus CO2 gas. Here delta H is positive. Delta H is positive. Tell me condition for forward shift. बताइए फॉरवर्ड शिफ्ट कराने की कंडीशन। वेरी सिंपल। कंडीशन फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट पहले बताओ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। कंडीशन फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट। एनीवन? To make a forward shift, what we should do? Whose concentration should be low, whose concentration should be high? बताइए। सर CO2 की high CO2 होगी। की कंसेंट्रेशन लो होगी। वेरी गुड। CO2 की लो करेंगे। एनी अदर? CO2 की लो करने के अलावा और कोई कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब करेंगे? नो सर। नो सर। इसका रीजन क्या होगा? सर सॉलिड है। सॉलिड है। वो सॉलिड है। वेरी गुड। बाकी सारे क्या है? सॉलिड। और सॉलिड और लिक्विड में कोई भी चेंज करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। इसका मतलब इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनडिस्टर्ब इफ वी चेंजेस एनी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस गैस से फर्क पड़ेगा। तो फॉरवर्ड ले जाना है, इसको थोड़ा सा कम कर दो, बाहर निकाल लो, तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो रिएक्शन होने लगेगी। दैट मीन्स वी हैव टू डिक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड बात करते हैं बेटा प्रेशर में। सबसे पहले आप बताएंगे डेल्टा एनजी क्या है यहाँ पे? सर 1। वेरी गुड। डेल्टा एनजी 1 है। क्लियर? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट 1 है, सिर्फ यही है 1 कोफिशिएंट, इट इज 1। इसका कोफिशिएंट 1 है बट इसको नहीं लेते हैं बिकॉज इट इज सॉलिड। तो प्रोडक्ट साइड 1, रिएक्टेंट साइड कोई भी गैसियस नहीं है, तो इट इज 0। तो इट इज 1 minus 0, this is going to be 1। मतलब डेल्टा एनजी क्या है? पॉजिटिव है। तो बताओ बेटा डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड के लिए क्या कंडीशन होगी? प्रेशर डिक्रीज। सर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम को क्या करेंगे? इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज। क्लियर? दोनों रिवर्स फिनोमिना, एक ही बात है। प्रेशर कम करो या वॉल्यूम बढ़ाओ, बहुत आते। नंबर थर्ड डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब बेटा कौन सी रिएक्शन? एंडो की एक्सो? एंडो। वेरी गुड। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो में हीट रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? हीट अब्जॉर्ब। वेरी गुड, एब्जॉर्ब होती है। तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो इसको एब्जॉर्ब करा दो, हीट इसको रिक्वायर्ड है तो हीट दे दो, तो रिएक्शन होने लगेगी। इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? हाई की लो? वेरी गुड, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी हाई। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को किसी भी लॉजिक से कर सकते हैं। वेरी सिंपल। जीके के लिए प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, वो थोड़ा सा हटके हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, AU सॉलिड, जैसे ये सोना है, AU मतलब गोल्ड होता है, सोने को पिघालना है। वी हैव टू मेल्ट दिस गोल्ड एंड अटेन द इक्विलिब्रियम। You have to tell condition for forward shift। कंडीशन फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट। बेटा क्या हम उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं? सबसे पहली बात। नो सर। यस, वेरी गुड। वी कांट कॉल इट एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? व्हाट इज सॉलिड लिक्विड। वेरी गुड। फिजिकल स्टेट बदल गई। एग्जैक्टली, स्टेट ऑफ दिस मैटर इज चेंजेस, so we can't call it as a chemical equilibrium। कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये तो एक फिजिकल चेंज है। so we can call it as physical equilibrium। clear? we can call it as physical equilibrium। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा जितने भी हमने किए। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट की कंडीशन पूछी है तो कॉन्सेंट्रेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सॉलिड लिक्विड है, तो गैस तो है नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ो। कॉन्सेंट्रेशन कम करें ज्यादा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्रेशर और वॉल्यूम की। चलो पहले टेम्परेचर की बात करते हैं।
बताओ टेम्परेचर कम होना चाहिए कि ज्यादा? हाई, सोचो। वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि हमें सॉलिड को मेल्ट करना है, इस सॉलिड को पिघाल के जब हम लिक्विड बनाएंगे तभी तो ये फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा सॉलिड मेल्ट करना है। तो मेल्ट करना है, इसका मतलब टेम्परेचर शुड बी हाई, हाई टेम्परेचर। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे हमने बिना डेल्टा एच की मदद से टेम्परेचर सॉल्व कर लिया, क्योंकि कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि टेम्परेचर इसको हाई चाहिए तभी ये मेल्ट होके फॉरवर्ड में जाएगा। दूसरा, अब बात करें बेटा प्रेशर और वॉल्यूम की, ये भी बहुत लॉजिकल है। देखो बताओ, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि लिक्विड का? लिक्विड का, वेरी गुड, वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड का। क्लियर? इस तरफ वॉल्यूम हाई है और इस तरफ वॉल्यूम क्या है? लो। इसका मतलब हमें वॉल्यूम क्या करना है? इंक्रीज करना है। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कौन सी तरफ चले जाएंगे? फॉरवर्ड की तरफ। तो वी हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम। इसका मतलब प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज, वेरी गुड, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो दैट वाज वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में खूब सारे हैं, अच्छे से ट्राई करिए। और फर्दर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करेंगे, नीट के, एम्स के, एआईपीएमटी के, जिपमर के, तो सब में बेटा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लीच एटलीस्ट आर देयर, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम। नोटेड? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा, इन ली चैटली और एनी अदर टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा लास्ट फेज की तरफ, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से समझना कि थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा वो पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर। और यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं। दैट मीन्स कुछ कुछ पैरामीटर जो है थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री, डेल्टा एच होता है इंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच होता है इंथैल्पी चेंज। तो वो कुछ हम इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कौन कौन से थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला नोटेड। हालांकि जो एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स है वो हम पूरा एक सेपरेट चैप्टर है वहां पे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखते हैं। क्लियर? So if we talk about thermodynamics of equilibrium, thermodynamics of equilibrium, बस 3-4 फॉर्मूलाज हैं इसमें। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा सेल्फ अकरिंग प्रोसेस। क्लियर? जो प्रोसेस खुद से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गैस को या फिर किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने के लिए क्या आपको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं रूम के कॉर्नर में एक अगरबत्ती लगाई, मीन क्लियर यू बर्न, क्लियर, एक अगरबत्ती आपने लगाई, तो बताइए थोड़ी देर में क्या उसकी जो खुशबू है वो हर जगह फैल जाएगी? बिल्कुल फैलेगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो कैन यू टेल मी, क्या आपने उस अगरबत्ती के मॉलिक्यूल को डिफ्यूज करने के लिए कोई फोर्स लगाई थी? नो सर। फाइन, वो ऑटोमेटिकली हो गया। एक और एग्जांपल, जैसे आमतौर पे घर पे जब सब्जी बनाते हैं तो चम्मच जो है
उसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कढ़ाई हुई या भगोना हुआ, जिसमें से भी जो बनता है सब्जी या फिर कुछ भी बिरयानी या कुछ भी, तो उसमें से चम्मच बाहर निकाल के रखते हैं। तो मान लो चम्मच वहीं रखते हैं उसी के अंदर, यूटेंसिल के अंदर, ठीक है। तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब जो हीट का ट्रांसफर हुआ वहां पे, तो क्या उसके लिए हमने फोर्स लगानी पड़ी या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगी? नो, वो भी sir. ऑटोमेटिक हुआ, वो भी ऑटोमेटिक हुआ। दैट मीन्स सच प्रोसेस विच अकर्स बाय इटसेल्फ, जो खुद से ही हो जाए, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Got it? Such process which occurs by itself is known as spontaneous process. क्लियर है सभी को? बट इफ वी टॉक अबाउट बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना है, तो क्या वो स्पॉन्टेनियस होगा? No, sir. सोचो अच्छे से। एक और डेफिनेशन सी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे और मे नॉट रिक्वायर इनिशिएशन। मतलब जो स्पॉन्टेनियस है वहां पे इनिशिएशन की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब इनिशिएशन का मतलब ध्यान से समझना कि बेटा जब आपने टेम्परेचर ट्रांसफर किया तो वो तो ऑटोमेटिक होगी। बट मान लो इस रूम में एक गैस है एंड यू वांट टू रिमूव दिस गैस, क्लियर, आउटसाइड। जैसे आपने डोर ओपन किया, द गैस विल ट्रेवल आउटसाइड। तो बेटा जैसे एक बार गेट ओपन किया, आपको क्या बार बार गेट ओपन करना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा? नो, आपने सिर्फ इनिशिएट किया, गेट को ओपन किया, और जैसे ही ओपन किया गैस जो है वो इजेक्ट आउट होने लगी। क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर द सेल्फ अकरिंग प्रोसेस, दे मे और मे नॉट रिक्वायर द इनिशिएशन। तो उनको स्टार्ट करने की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर? तो राइट डाउन व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। राइट डाउन। Write down. These are the self-occurring process. These are the self-occurring process which may. These are the self-occurring process which may or may not require initiation. Which may or may not require the initiation. Clear? Which may or may not require the initiation. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा, that is flow of heat from high temperature to low temperature. Is it spontaneous or not? हीट का फ्लो हाई से लो की तरफ स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हीट तो ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाती है, जहां पे ज्यादा होगी वहां से कम की तरफ। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? सेकंड वाला बताइए। No, sir. यस, दिस इज इनकरेक्ट। क्योंकि गैस जो होती है बेटा किस से किस की तरफ जाती है? हाई से लो की तरफ जाएगी। तो इट इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। और जो स्पॉन्टेनियस नहीं होते वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। देन तो फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है। अब देखो बेटा, स्पॉन्टेनिटी आप डेल्टा जी से रिलेट करते हैं। Spontaneity can be determined by the sign of delta G. This is very important. Delta G होती है बेटा gives free energy. अब इस gives free energy के साइन को देख के आप बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट स्पॉन्टेनिटी, तो डेल्टा जी यदि नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आया तो रिएक्शन क्या होगी?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, तो बताओ बैकवर्ड में क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, इजंट इट? तो डेल्टा जी का साइन नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड में, तो बैकवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से फॉर एग्जांपल डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आता तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी की मदद से हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। फाइन, डेल्टा जी जीरो होने पे क्या होता है? एनीवन? ये हमने पहले भी खूब बार डिस्कस किया। डेल्टा जी जीरो कब होता है? इक्विलिब्रियम पे, इजंट इट? तो डेल्टा जी जीरो मीन्स रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, reaction is at equilibrium, like that. So that was spontaneity and gift free energy. अब देखो बेटा डेल्टा जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसा मैंने बताया आज के सेशन में 3-4 फॉर्मूले हमें रिवाइज करना है, क्लियर, लर्न करने हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। फाइन, व्हाट इज डेल्टा जी हियर? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी क्या है बेटा? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ये हो गया गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट की बात करें तो ये है बेटा स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज, क्लियर? नाउ व्हाट इज आर हियर? गैस कांस्टेंट। टी यहाँ पे क्या होगा बेटा? टेम्परेचर, टी होगा टेम्परेचर। अच्छा क्यू किसको कहते हैं हम? एनीवन? व्हाट वाज द क्यू? हमने क्यू की दो फॉर्म्स देखी थी, क्यूसी और क्यूपी। क्यू को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। At any time. रिपीट। Reaction at any time. Okay, yes, reaction equilibrium constant at any time. Exactly. Clear? Ratio of product versus reactant at any time. Very good. This is known as reaction quotient. इसको कहते हैं बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट, अदरवाइज दैट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये बात होगी रिलेशन की। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर डी एल एन क्यू। फाइन, जी यहाँ पे गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज है, जी नॉट स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज है, दिस इज स्टैंडर्ड, टी टेम्परेचर है और क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट है। अब बात है कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन? तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन करते हैं बेटा अलग अलग फिजिकल स्टेट की। क्लियर? गैस की टर्म में बात करें तो यदि गैस का प्रेशर 1 atm, if the pressure exerted by gas is 1 atm, तो उस केस में वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है। 1 atm के अलावा और कोई प्रेशर है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड में बात करें तो यदि सॉलिड और लिक्विड पे 1 atm प्रेशर लग रहा है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। यदि हम सॉल्यूशन में बात करें तो बेटा सॉल्यूशन में प्रेशर 1 atm लगना चाहिए और सभी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। क्लियर? तो देखो, इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल स्टेट, this is physical state and this is standard condition. Physical state versus standard condition. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा गैस की। यदि गैस 1 atm प्रेशर लगा रही है, if gas is exerting 1 atm प्रेशर, तो गैस स्टैंडर्ड कंडीशन में है।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, सॉलिड और लिक्विड। यदि सॉलिड और लिक्विड पे 1 atm प्रेशर लग रहा है, इफ देर इज 1 atm pressure is exerted over solid or liquid, that means they are in standard state. Fine. थर्ड, सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड स्टेट। तो बेटा सॉल्यूशन के केस में याद रखना कि सभी सॉल्यूशन पे प्रेशर जो है वो 1 atm लगना चाहिए और सभी आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हर एक आयन जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, 1 मोलर। तो ये है अलग अलग फिजिकल स्टेट की स्टैंडर्ड कंडीशन। गैस की 1 atm जो गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, सॉलिड और लिक्विड की 1 atm और सॉल्यूशन की 1 atm, और आयन जो है वहां पे उनकी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। अब बात आई कि सर टेम्परेचर क्या होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने प्रेशर तो बता दिया कि 1 atm होगा, टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर बेटा इस चैप्टर में जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड मानते हैं। क्लियर। इन दिस चैप्टर टेम्परेचर इज generally temperature at standard state is 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin, like that. तो ये बात हो गई स्टैंडर्ड स्टेट की, and that is all about spontaneity. Clear? So this is very important, how to predict the spontaneity of a reaction. रिएक्शन होगी कि नहीं। तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है बेटा, डेल्टा जी नेगेटिव होने से। डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी 0 हुआ तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। फिर हमने रिलेशन देखा जी और जी नोट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा जी नोट? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? फॉर डिफरेंट फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशंस आर डिफरेंट। तो गैस के केस में 1 atm प्रेशर, सॉलिड लिक्विड के केस में भी 1 atm प्रेशर उन पे लगना चाहिए, और सॉल्यूशन के केस में 1 atm प्रेशर और आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। और सभी पे जो टेम्परेचर है बेटा, सभी के केस में टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। क्लियर? नोट करिए। लिखा सभी ने? Yes, sir. फाइन। एनी डाउट अप टू दिस? ये समझ में आया व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन? तो ये आपको बेटा याद रखना है डायरेक्टली कि रिएक्शन की क्या कंडीशन जो है वो एक्चुअल में स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम। चलिए तो नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूलाज हैं, लेट अस डिस्कस दोस। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, डेल्टा जी का जैसा हमने डेरिवेशन किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln ऑफ क्यू आया, isn't it? That is value of delta G as we know at equilibrium. इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ बेटा, एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है? 0। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, और क्यू किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके इक्वल हो जाता है? के के इक्वल, isn't it? Kc इज इक्वल टू क्यूसी हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं दोनों, तो Q इज इक्वल टू के। इन दोनों कंडीशन को हम इक्वेशन 1 में अप्लाई करते हैं। अप्लाई बोथ कंडीशन इन इक्वेशन 1।
अप्लाई बोथ कंडीशन इन इक्वेशन 1 पुट करो। डेल्टा जी की जगह आप 0 रख दो, डेल्टा जी नॉट एज इट इज प्लस आर टी, क्यू की जगह क्या रख देंगे बेटा, के। इसको सोल्व करें तो क्या बन गया एक्सप्रेशन डेल्टा जी नॉट का माइनस आर टी एल एन ऑफ के। इसको इधर लेके आए, डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस आर टी एल एन के। क्लियर। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करने पे, फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 डेल्टा जी नोट जहां पे था उसकी जगह ये वैल्यू रखो। क्या आ रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के प्लस आर टी एल एन क्यू। यहां तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल आसान है, बस डेल्टा जी नोट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट में। फाइन, नाउ वी कैन simplify this equation. What is common in both cases? RT. Now this becomes minus of ln k plus ln of q, like that. और हमें फॉर्मूला पता है बेटा log का, कि log c अपॉन d जो है वो होता है log c माइनस log d, isn't it? log c अपॉन log d जो है वो होता है log c माइनस log ऑफ d। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर टी एल एन सी माइनस सी, मतलब क्यू बाई के हो जाएगा। ये बन गया क्यू बाई के। तो ये एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया हमने, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू बाई के। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। कोटेड। तो पहली इक्वेशन थी डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा जी is equal to delta G naught plus RT ln Q. This is equation 1. फिर हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन सब्स्टिट्यूट की, G को 0 रखा और Q को K किया। तो इसको सॉल्व करने पे डेल्टा G नॉट हमारे पास आ गया माइनस RT ln ऑफ K। ठीक है, फिर डेल्टा G नॉट की वैल्यू बेटा यही वैल्यू हमने फर्स्ट में काम में ले ली। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, माइनस RT ln K प्लस RT ln Q। आरटी कॉमन लेके सॉल्व किया तो नया फॉर्मूला बन गया डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू अपॉन के। क्लियर। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दिस क्वेश्चन। कंसीडर द रिएक्शन ए गिव्स बी। ए बी फॉर्म कर रहा है, ए गैस है बी गैस है। बेटा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, यहाँ पे जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन थी प्रेशर 1 atm, एट एनी टाइम द प्रेशर ऑफ ईच गैस इज 1 atm। वी डोंट नो दैट टाइम, इट इज इक्विलिब्रियम टाइम और अदर टाइम। ध्यान से समझते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रिएक्शन कंसीडर करनी है जिसमें दोनों का जो प्रेशर है किसी भी टाइम पे 1 atm है। अच्छा, इसमें केपी आपको गिवन है कि केपी इज 2, केपी इज 2। आपको बताना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट एक टेम्परेचर आप ले लीजिए, डेल्टा जी एट 300 केल्विन टेम्परेचर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 300 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा जी होता है बेटा आर टी एल एन क्यू अपॉन के। ठीक है, डेल्टा जी होता है आर टी एल एन क्यू अपॉन के। इसका मतलब यहाँ हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यू और के की वैल्यू। बताओ कौन सी वैल्यू मिसिंग है आउट ऑफ दिस फोर। चेक करो क्वेश्चन में कौन सी गिवन है। इन चारों पैरामीटर्स में कौन सा टर्म मिसिंग है। यदि चारों मिल जाएंगे तो डेल्टा जी निकल जाएगा। चेक इन क्वेश्चन। के गिवन है,
देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके अलावा टेम्परेचर गिवन है, क्लियर, ए गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। आर तो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, वो तो हमें पहले से पता है, दैट इज ए कांस्टेंट। क्यू मिसिंग, यदि क्यू कहीं से मिल जाए तो हम इक्विलिब्रियम जो डेल्टा जी है उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट वैल्यू, बेटा आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है, के का वैल्यू 2 गिवन है, क्यू का वैल्यू, क्या आप इस इक्वेशन के लिए क्यू निकाल सकते हो एट एनी टाइम? कैसे लिखेंगे क्यू? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट एनी टाइम। तो देखो क्यूपी का वैल्यू कितना आ गया, प्रेशर ऑफ बी की पावर 1 प्रेशर ऑफ ए की पावर 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द प्रेशर, बी का प्रेशर 1 है, ए का भी प्रेशर 1 है, सो इट इज 1/1, दिस इज 1, लाइक दैट, क्लियर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको डेल्टा जी का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्यू यहाँ से ले लेंगे, बाकी सब हमें पता है। तो देखो डेल्टा जी क्या बन गया बेटा, दैट इज 8.314 RT into 300 ln of Q is 1 and K is 2, like that. So this is the value of delta G. Note it down. तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यदि लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। फाइन। नाउ एक और सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, लॉग वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड यट। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इवन सॉल्व करना ही होता है, ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के तो सॉल्व करते हैं। आई थिंक डिड वी डिस्कस द लॉग एवर? अभी तक हमने डिस्कस किया? नो Any सर। ठीक है, लॉग में अलग से कराऊंगा पूरे एक लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए उसको आप होल्ड पे रखिए, एक्चुअल में अभी लॉग स्टार्ट करेंगे तो फिर वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो एक फॉर्मूला बचता है उसको देख लेते हैं, लॉग हम डिफरेंट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा जी का ही है, ठीक। तो अभी तक हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तीसरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन क्यू अपॉन के, क्लियर। एक फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। टी टेम्परेचर है और डेल्टा एस किसको कहते हैं, एनीवन? व्हाट इज डेल्टा एस? दैट इज एंट्रोपी चेंज, क्लियर। तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स में आप डिटेल में देखेंगे हर एक पैरामीटर को। अभी के लिए आप इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, दिस इज स्टैंडर्ड enthalpy change, standard enthalpy change. If we talk about delta G naught, this is standard Gibbs free energy change. Standard Gibbs free energy change, like that. अब ध्यान से समझना बेटा, T यहाँ पे टेम्परेचर है, एक डेल्टा जी की वैल्यू जो हमने पहले डिराइव की थी माइनस आर टी एल एन के, उसको इस इक्वेशन में यूज करेंगे। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2।
चेक करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकाला था -RT ln के। इसको यूज में लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो क्या इक्वेशन बनी। डेल्टा जी नॉट की जगह रखो वैल्यू -RT ln के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। क्लियर। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए -RT से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाई -RT। -RT से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो देखो क्या बनेगा बेटा, -RT ln के डिवाइडेड बाई -RT डेल्टा एच नॉट अपॉन -RT माइनस टी डेल्टा एच नॉट अपॉन -RT। ठीक है, तो देखो क्या रिलेशन बना, -RT से -RT कैंसिल, टी से टी कैंसिल और माइनस से माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन बना ln ऑफ k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन R। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। Got it? This is the final expression. तो तीनों पैरामीटर आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन R। क्लियर। अब देखो बेटा ग्राफ बनाएं, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ ln k वर्सेस 1/t। सोचो क्या होना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नो नो नॉट लाइक रेक्टेंगुलर। बेटा 1/t लिया आपने, टी के साथ नहीं बना रहे, टी के साथ इनवर्स है, बट 1/t से तो वो डायरेक्टली हो गया, isn't it? y इक्वल टू mx प्लस सी। क्लियर। तो देखो c का वैल्यू तो आ गया हमारे पास डेल्टा एच नॉट अपॉन आर विदाउट एनी डाउट। क्लियर। mx में जो जुड़ा होता है वो c है, mx ये है, इसमें डेल्टा एच नॉट अपॉन आर जुड़ा है। ठीक है। अच्छा, जो एक्स एक्सिस का कॉफिशिएंट होता है, एक्स का कॉफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। यहाँ पे देखो 1/t, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, सोचो 1/t हमारा एक्स है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ये बन गया स्लोप। स्लोप हो गया बेटा m, दैट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। तो देख के बताओ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। 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 क्या हमेशा नेगेटिव होगा या चेंज हो सकता है। सोचो, याद रखना कि बेटा डेल्टा एच के साइन पे डिपेंड करेगा। ये जो डेल्टा एच हमने लिखा है इसका साइन पे भी तो डिपेंड करेगा। यदि डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो क्या बनेगा स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। और यदि डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स we can't say that always the slope is going to be negative. It will depend on the type of reaction, whether the reaction is endothermic or exothermic. एंडोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच प्लस होगा, डेल्टा एच से प्लस निकलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा। यदि एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच से माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गॉट इट। तो हम जनरली यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसको नेगेटिव मान की करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी नेगेटिव स्लोप के साथ कुछ इस तरह, जिसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, लाइक दैट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, किस तरह से हम डिराइव करते हैं, एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो हर बार जो भी डेरिवेशन आता है आप रफ कॉपी में उसको एक बार पढ़ें और फिर बिना देखे आप उसको प्रैक्टिस करें। नोट इट डाउन। Note it down. Now you can ask any of your doubt. Any doubt up to this? ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे बेटा 4 से 5 फाइनल वाले, इनको आप अच्छे से लर्न करें। Any doubt? जबकि वेनी, सहज, आदित्य, मुंतसिर, अगम, बताइए बेटा।
So that's it from chemical equilibrium. ओके, होमवर्क वाला क्वेश्चन बेटा उसमें थोड़ा सा आज फिर से मुझे लगता है टाइम ओवर हो चुका है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। कैसे करना है वो मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ, फिर आप ट्राई करना, नहीं बना तो पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखिए। आपको निकालना था अल्फा और केपी का रिलेशन इस रिएक्शन के लिए। डन। टी इक्वल टू 0 पे इसको हम ए मानते हैं, ये तो 0 0 ही होते हैं, क्लियर। अब जब इक्विलिब्रियम आता तो आई थिंक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी मेनली। तो बेटा ध्यान से समझना, इसके मोल्स एक्स चले गए, इसके मोल्स एक्स चले गए, तो बताओ इसका कितना पार्ट बनेगा। ध्यान से समझ, 2 से 1 बनता है। 2 moles of HI will give you 1 moles of H2। 2 से 1 बनता है तो इसके 1 से कितना बना होगा, आधा, और x से कितना बना होगा, x का आधा, x/2। इज इट क्लियर। तो देखो ध्यान से, इसका a में से x चला गया तो बचा कितना, a - x। इसके हाफ ये बनता तो x का हाफ मतलब x/2 बनेगा, ये भी x/2 बन रहा। एंड एज वी नो x इज इक्वल टू a अल्फा। x की वैल्यू क्या होती है, a अल्फा। पुट कर दो तो ये बन गया बेटा a - a अल्फा, दिस बिकम a अल्फा/2, ये भी बन गया a अल्फा/2। क्लियर। अब आप kp का एक्सप्रेशन लगाना यहाँ पे, दैट इज h2 की पावर 1 i2 की पावर 1 और डिवाइडेड बाई hi², डिवाइडेड बाई hi²। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना आप खुद से। सॉरी, दिस इज kp एक्चुअली, तो प्रेशर लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इसको आप ठीक कर लें। प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1, प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1, प्रेशर ऑफ HI का। अब ट्राई करना बेटा डाल्टन फ्लो लगा के। आई थिंक मेनली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी। अब एक बार आप जो स्टेप हमने पिछले क्वेश्चंस में लगाए थे, एक बार आप यहाँ पे लगाना, और फिर यदि नहीं हुआ तो फिर हम इसको पूरा डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट। चलिए, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री को आराम देते हैं और स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है।